वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमने जो आइंस्टाइन की थ्योरीज थी उनको डिस्कस करेंगे और जो कि रिलेटिविटी के हिसाब से जो चीज़ें हमारे पास चेंज होती हैं हमारे डेली लाइफ में, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। इससे प्रीवियस जो न्यूटन के लॉज हैं या 19th सेंचुरी में जो फिज़िक्स थी, वो साइंटिस्ट ने ये समझ लिया कि ये जो हमारी फिज़िक्स के लॉज हैं या ये चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी न्यूटन की फिज़िक्स, न्यूटोनियन फिज़िक्स जिसको हम कहते हैं या क्लासिकल फिज़िक्स जिसको हम कहते हैं, वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई इन एक्सपेरिमेंट्स को। तो देन बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी। तो फिर जाकर बहुत से साइंटिस्ट ने ये कोशिश की और कुछ साल बाद जाके ये चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, और फिर उस फिज़िक्स को हम मॉडर्न फिज़िक्स का नाम देते हैं या कि क्वांटम मैकेनिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहला ब्रेक थ्रू जो है 1905 में आइंस्टाइन ने किया, जो कि इसने थ्योरी पेश की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये चैप्टर हमारा बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड ही है। बाकी चीज़ें जो मॉडर्न फिजिक्स में वो क्यों आई या क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वो कोई चैप्टर ऐसा होगा तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो कंसर्न होगा वो होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ठीक है, 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी और 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने पेश की थी। तो बेसिक हमारा जो टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है वो है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे या किन चीज़ों को हमने स्टडी करना है या किन चीज़ों के साथ हमारा कंसर्न है, उन्हीं चीज़ों की हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है और इनके बारे में हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशंस क्या थी, कि कहाँ पर जाकर क्लासिकल फिजिक्स जो है वो रिजल्ट्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। ठीक है, जो कि न्यूटोनियन फिजिक्स थी वहाँ पर जाकर फेल हो जाती थी। पहला पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं इसके, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, पहला हम क्या करेंगे, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, या इस तरह के पार्टिकल्स, एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जाकर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती थी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेयर हो या अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को, तो तब भी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो रिजल्ट्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। ये थी हमारी लिमिटेशंस क्लासिकल फिजिक्स की, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेना पड़ा या मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी गई, जिसमें बहुत बड़ा नाम आइंस्टाइन का है और इसी की थ्योरी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे। तो इसने जो थ्योरी पेश की, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें इसने ये बताया कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम्स। अब ये फ्रेम्स क्या हैं, इनके बारे में अभी हम जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रॉपर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ये फ्रेम्स क्या हैं और किन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको फ्रेम्स का पता नहीं कि फ्रेम्स क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ ये दो पॉस्टुलेट्स जो इसकी थ्योरी के हैं ये हमें यहाँ पर डिस्कस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है कि लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम्स, सब फ्रेम्स में लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सही रहेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, सेकंड जो है इसने ये कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानकर ये थ्योरी पेश की गई
स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगी, जहां पर भी आप स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेंगे इसकी वैल्यू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड ही आएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थे। अब ये बेसिकली रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले तो आपको रिलेटिविटी का पता चलना चाहिए कि रिलेटिविटी होती क्या है या रिलेटिव मोशन क्या है। इन चीज़ों का इनका पता चलेगा तो देन हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के काबिल होंगे। ठीक है, तो इसमें पहली चीज जो है वो रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन क्या होती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसर्न विद अदर ऑब्जेक्ट्स। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हुए आपका और उसके दरमियान जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन कहलाती है। ठीक है, कि अगर एक इंसान रेस्ट में है और जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वो भी रेस्ट में है तो वो एक और फ्रेम होगा। ठीक है, और अगर एक इंसान जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वो चीज़ रेस्ट में नहीं है तो फिर कुछ और ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो ये जो थ्योरी है वो यही बताती है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी ये रिजल्ट्स को चेंज कर लेती हैं। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन से हमारे रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है। वो ऑब्जर्वेशन कैसे रिजल्ट्स पे चेंज लाएंगी ये चीज़ें हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट यही था कि रिलेटिव मोशन क्या है, कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसर्न विद अदर ऑब्जेक्ट, कि हर ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंसर्न होगी। ठीक है, उसकी वजह से इसके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिलेटिव डायरेक्शन, कि डायरेक्शन बेसिकली रिलेटिव होती है। जरूरी नहीं कि हर इंसान के लिए एक डायरेक्शन सेम जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं इसको राइट साइड पर फेंकता हूँ, ठीक है, और इस तरफ खड़े हुए इंसान के लिए वो राइट साइड नहीं होगी, वो लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो मेरी राइट किसी और इंसान की लेफ्ट हो सकती है, या मेरा अप किसी और इंसान का डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर हम समझें तो पहले तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि रिलेटिविटी बेसिकली क्या है, तो डायरेक्शन रिलेटिव। ठीक है, डायरेक्शन भी एक रिलेटिव है। रिलेटिविटी डायरेक्शन में भी आती है। वो कैसे आती है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व जिसके बिटवीन हम कर रहे हैं और ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के दरमियान जो डायरेक्शन है ये चेंज हो सकती है। ठीक है, कैसे? हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि एक अर्थ, ठीक है, इसके अपवर्ड एक इंसान खड़ा हो यहां पर। ठीक है, अब इस इंसान के लिए अपवर्ड डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये वाली होगी। लेकिन अगर यही इंसान कोई और इंसान ग्लोब की नीचे वाली साइड पर खड़ा हो तो इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन ये होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन ये होगी। तो देखें, ये इसका अप ऊपर की तरफ है और इसका अप नीचे की तरफ है। ठीक है, तो दोनों का अपवर्ड अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, तो इसका मतलब है डायरेक्शन भी रिलेटिव होती है। ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मेरा राइट दूसरे इंसान का लेफ्ट हो सकता है। मेरे लिए किसी चीज का फासला इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे के लिए फासला डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन में रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, तो यहां से हम रिलेटिव डायरेक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी कि मेरे हाथ में अगर एक बॉल हो तो मैं उसको राइट साइड पर फेंकता हूं तो उधर खड़े हुए इंसान के लिए वो लेफ्ट साइड होगी कि उसके लेफ्ट साइड के करीब वो जा रही है बॉल। ठीक है, तो मेरा राइट उसका लेफ्ट होगा। इसी तरह एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती, वो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव रेस्ट में होती है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम मैं इधर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर इस रूम से कोई इंसान मूव कर रहा हो और वो मुझे ऑब्जर्व करे मूव करते हुए, तो मूव करते हुए हर सेकंड मेरा और उसका डिस्टेंस बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इट मींस वी बोथ आर इन रिलेटिव मोशन। हम दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेटिव मोशन में हैं। वैसे ये तो मैं तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन किसी और ऑब्जेक्ट के हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत हो जाता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन नहीं होती। मोशन और रेस्ट जो है ये भी रिलेटिव होती है। ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान जब एक चीज़ भी मूवमेंट कर रही होगी तो वो चीज़ रेस्ट में नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम यहाँ पर रेस्ट में हैं तो कोई और चलता हुआ इंसान उसके लिए ये रेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बस में 10-20 लोग ट्रैवल कर रहे हैं,
उन 10-20 लोगों का आपस में तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो वो बस के अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर्स होंगे वो सारे के सारे आपस में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ इंसान उनको ऑब्जर्व करे तो बस तो उनके सामने से गुजर रही है, ठीक है। तो उस इंसान के लिए उस बस का डिस्टेंस बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है बस और वो इंसान आपस में रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट देखा जाता है रिलेटिविटी वाले टॉपिक में, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन इस तरह से डिस्कस की जाती है। अब ऑब्जर्विंग मोशंस क्या है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी चेंज होंगी। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रेन में, स्टेशनरी ट्रेन है, ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, उसमें एक इंसान के हाथ में एक मार्कर है। चले मैं खुद को ही कंसिडर कर लेता हूँ, मैं एक ट्रेन में खड़ा हूँ और मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ और कैच करता हूँ, तो मेरे लिए एक वर्टिकल मोशन थी, एक बॉडी वर्टिकल गई और वर्टिकल ही नीचे आ गई, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस में। और बाहर खड़ा हुआ इंसान मुझे ऑब्जर्व करे, वो मुझे देखेगा तो उसके लिए भी ये मोशन वर्टिकल ही होगी, एक बॉडी ऊपर गई और नीचे आ गई, ठीक है। तो अगर एक मार्कर को अपवर्ड फेंका जाएगा तो वो उसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो मूव कर रही है, तो अगर मैं उस ट्रेन में खड़ा हूं, पूरा मतलब ट्रेन की भी वही स्पीड है, मेरी भी वही स्पीड है और इस मार्कर की भी वही स्पीड है जिससे ट्रेन मूव कर रही है, तो अगर मैं इसको इस तरह फेंकूंगा तो मेरे लिए तो ये वर्टिकल मोशन ही है कि बॉडी ऊपर गई नीचे आ गई। लेकिन बाहर खड़ा हुआ इंसान अगर इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए बेसिकली ये मार्कर कुछ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाएगा, क्योंकि वो बाहर खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है। जब तक वो ऑब्जर्व करेगा ये मार्कर आगे जा चुका होगा, ठीक है। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन जो है कुछ रिलेटिव मोशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है यहां पर आता है कि ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब कोई चीज मूव कर रही होगी और ऑब्जर्व करने वाला इंसान बाहर खड़ा उसे ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन वैसी नहीं होंगी जो फ्रेम में मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो ट्रेन है वो बेसिकली स्पीड से मूव कर रही है और बाहर खड़ा हुआ इंसान जब उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए वो पाथ सिर्फ वर्टिकल पाथ नहीं होगा, उसके लिए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखें ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पाथ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये पूरा फ्रेम जो था, ये पूरा फ्रेम जो था ये मूव कर रहा था किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब इसने ऊपर फेंका तो जब तक उसने इसको नोट किया तो नीचे आते हुए उसका एक पैराबोलिक पाथ बन गया। अच्छा, ये तो चीजें थी रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग कि रिलेटिव मोशन में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।